अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल आपने मुझे पहले ये बताना है कि कितने कंट्रीज़ विज़िट कर चुके हैं आप? अब तक मेरा ख्याल है मैं कोई 25 से 26 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ, जिसमें कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं, कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। कैसे? मतलब पैसे ज़्यादा आए हुए हैं, क्या हुआ है ऐसा? कोई जैकपॉट निकला है, कोई लॉटरी निकली है, कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं? अच्छा, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो ट्रैवलिंग है ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है। जिन लोगों को ये लगता है कि ट्रैवलिंग करके उनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है या हुँ। उनकी नासमझी है। जब आप ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो आप सिर्फ एक कंट्री को देखने नहीं जा रहे होते हो, आप वहाँ से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं। ट्रैवलिंग इटसेल्फ इज़ एन एक्सपीरियंस। जैसे मैंने ये जो 25-26 कंट्रीज़ एक्सप्लोर किए हैं, इन 25-26 कंट्रीज़ को मैंने सिर्फ घूमा नहीं है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस किया है, बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया है। मैंने कब्रिस्तानों में रातें गुजारी हैं, मैंने पार्क्स में रातें गुजारी हैं। कब्रिस्तानों में रात गुज़ारी है? जी बिल्कुल। मैं आप ये बड़ा एक मुझे ये बड़ा ये है, इसमें क्यूरियोसिटी है, ज़रा कहानी तो सुना। ये वेल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हुँ। हम लोग फ्रांस में थे और मैं जिस दोस्त के पास फ्रांस में गया वो हुँ। पेरिस में रहता था, तो उसने मुझे कहा कि यार यहाँ से कोई 2 घंटे के सफ़र पे ना एक और सिटी है जिसको थ्वा बोलते हैं फ्रेंच में, क्या और कहते? थ्वा, ओके, और इंग्लिश में उसको ट्रॉयस बोलते हैं। ओके। तो हम लोग वहाँ पे गए, वो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत छोटा सा टाउन था। अब हम वहाँ से वापस आ रहे हैं तो हाईवे पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। हमें नहीं ओके। पता कि आई मीन गाड़ी को क्या मसला हुआ है, बस गाड़ी अचानक से रुकी है और साइड पे लग गई है। हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ, हुँ। तो अब हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, कोई 1 घंटा हमने इंतज़ार किया, लोगों को हाथ वाथ दिया कि भाई क्या अच्छा। हुआ होगा, तो किसी ने नहीं रोका। आप समझेंगे 5 पाकिस्तानी लौंडे और यूरोप की सड़क हो तो कौन आपको हेल्प करेगा। हुँ, हुँ, हुँ। हम तो पहले नहीं, ही वहाँ पे एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसमें ये भी एक फैक्टर है कि वहाँ के लोग तो लाइक हमारे यहाँ परसेप्शन ये है कि वो बड़े वो सोशली बड़े एक्टिव हैं, ख्याल करते हैं, किसी ने हाथ देने पे तो गाड़ी नहीं रोकी किसी ने। नहीं, बेसिकली ऐसा ही है, वो लोग केयर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन ये है कि हमारी कुछ कम्युनिटी पाकिस्तान की वहाँ पे ऐसी भी है जिन्होंने हमारी इमेज को गलत बना दिया हुआ है। ओके। ठीक है। तो फिर फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की इमेज क्रिएट हो जाती है तो फिर मुश्किल होता है उन लोगों को ये एक्सेप्ट करना कि जो बंदा रोड पे खड़ा हुआ हमें हाथ दे रहा है हेल्प के लिए, वो सेफ बंदा है। हुँ, ठीक है। राइट। तो खैर एनीवे हम लोग वहाँ पे कोई घंटा 1.5 घंटा खड़े रहे, सर्दी की शाम थी, हल्की हल्की सर्दी होनी ज़लील स्टार्ट होते हो रहे। गई। जलील नहीं, जलालत तो अभी आगे आएगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा। ये तो हमारा अच्छा टाइम था उस रात का। ओके, ओके। तो हम लोग खड़े हैं जी, फिर एट द एंड हमने ये सोचा कि हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, उनकी हुँ, हेल्पलाइन पे कॉल की और एक बंदा आ गया, ही वॉज ड्रंक। ठीक है। राइट। गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय था जो हमें वहाँ से हेल्प करने आया, ही वॉज ड्रंक। और उसने आके पूछा क्या मसला हुआ है, हमने उसको बताया कि भाई इस तरह गाड़ी बंद हो गई है। तो उसने कहा कि आई थिंक आपकी जो है ना टायर्स में कुछ इशू है, हुँ, तो इस वजह से आपकी जो गाड़ी है वो इस टाइम पे जमा हो जाएगी वर्कशॉप में। ठीक है। और अगर तो इसका अभी सोल्यूशन निकल सकता हुआ तो हम अभी निकाल लेंगे, अदरवाइज आपकी गाड़ी हम जमा कर हुँ। लेंगे। हमने कहा ठीक है। उसने हमारी गाड़ी जो है ना वो अपने ट्रक के ऊपर चढ़ा दी, टो कर दी, और हमें कहा कि बैठ जाओ ना, ट्रक पे बैठ जाओ। अब हम लोग उसके ट्रक में बैठ गए हैं, वो हमें तकरीबन कोई हाईवे से कोई आधा पौना घंटा अंदर लेके गया है। और वहाँ छोटा सा एक गांव था, हुँ। और उस गांव के अंदर एक वर्कशॉप थी, वहाँ पे उसने जाके गाड़ी हमारी खड़ी कर दी और उसने कहा कि ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो। सही। हमने कहा जी कहाँ जा सकते हैं। उसने कहा आई डोंट नो, मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया, अब तुम लोग जा सकते हो, सुबह आके अपनी गाड़ी ले लेना। मतलब कि वहाँ के गवर्नमेंट मुलाज़िमीन भी ऐसे ही हैं, जैसे पाकिस्तान में? अगर वो ड्रंक है, 2 बज ओके, ओके। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके, ओके। तो खैर वो चला गया। हुँ, अब हमने देखा कि यार अब हम यहाँ पे तो इस तरह तो नहीं रह सकते। ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो रात आज यहाँ पे गुजारते हैं, तो सुबह उठ गए तो गाड़ी लेके तो पेरिस चले जाएंगे।
अब हमने वहाँ पे आसपास कोई होटल ढूंढना शुरू किया, कोई B&B मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे। ना तो मैप्स पे कुछ शो हो रहा था, ना कोई वहाँ पे टैक्सी शो हो रही है, और सबसे मज़ेदारी की बात है कि कोई बंदा बशर भी नज़र नहीं आ रहा। ये कितने बजे का टाइम है? ये तकरीबन शाम को 8:30 बज चुके थे। अब अभी 8 बजे हैं 8 8:30 का टाइम है और और बंदा कोई नहीं। बंदा नज़र नहीं आया। और मैं ये क्लैरिफिकेशन इधर ही कर देता हूँ कि हम वहाँ पे सुबह तक रुके हैं और सारी रात में हमें एक भी बंदा उस गांव में नज़र नहीं आया। ओह, ठीक है, उसमें सिर्फ हम 5 थे। तो डर भी लगा होगा। बिल्कुल। पे शुरू शुरू पे डर लगा, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं ना कि जब आपका डर आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाए ना, तो मेरी पर्सनल टेक्निक ही होती है कि मैं उसको एंजॉय करने लग जाता हूँ। ठीक है, अगर आप डर को जितना ज़्यादा अपने ऊपर हावी करेंगे उतना ज़्यादा आपको डर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप उस कुछ कुछ ऐसा सोचें कि इस सिचुएशन को आप इंजॉय कैसे कर सकते हैं। सही। तो हम लोगों ने सोचा कि यार चलो एक हमें खाली गांव मिला है, तो देखते हैं कि इसके खाली होने की वजह क्या है, कहीं कोई तो बंदा हमें मिलेगा ना। तो हमारा अब गेम शुरू हो गई है, 9 बज चुके हैं, सर्दी काफ़ी हो चुकी हुई है, और सारी गाड़ियाँ सारी जो जैकेट्स हैं वो हमारी गाड़ी में लॉक पड़ी हैं, और हमने एक नई गेम स्टार्ट की, फाइंड अ मैन इन द विलेज। और ये सर्दियों की रातें चल रही थी ये सर्दियों की शाम थी। और सर्दियों की शाम तो वैसे ही बड़ी डरावनी होती है। आई मीन ये विंटर्स नहीं थे, बट समर्स की शाम भी वहाँ पे ठंडी होती है। ओके। ठीक है, तो अब हमने ये गेम शुरू कर दी कि हमने एक बंदा ढूंढना है इस गांव में। तो हमने गांव में फिरना शुरू कर दिया। 10 बज गए, हमें कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, ठंड भी लग रही है। तो अब सोचा कि भाई थोड़े सी कोई वार्म प्लेस ढूंढते हैं। अब जनाब ढूंढना शुरू किया, कोई जगह मिले, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा हमें नज़र आया, तो इट वाज अ चर्च। तो हमने सोचा कि यार चलो चर्च के अंदर चले जाते हैं, चर्च में बैठते हैं। ओके। ठीक है, तो अल्लाह तो सबका एक ही है, हो सकता है यहाँ पे हमारी भी कोई दुआ कबूल हो जाए। सही सही। तो चर्च का दरवाज़ा खोला। आप वो इमेजिन करें, आपने डरावनी फिल्मों में वो एक सीन देखा होगा, जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आवाज़ आती है छी, और कबूतर उड़ते हैं। वो एग्जैक्टली। कबूतर उड़े, सही। वो कबूतर भी उड़े, वो आवाज भी आई, और अंदर जाले शाले लगे हुए हैं। और हम जैसे ही अंदर गए हमने कहा कि भाई नहीं, यहाँ पे तो नहीं हो ओह पाएगा ना, माय गॉड। कोई और जगह ढूंढते हैं। तो हमने दोबारा से वॉक करना शुरू कर दिया। कोई आप में से कोई ऐसा दोस्त जिसको बहुत डर लग रहा हो और आप उसका हौसला भी बढ़ा रहे हो, अंदर से आपको भी डर लग रहा हो, बिल्कुल। वो कौन था? अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि अब इस डरावने सीन में जब एक टाइम पे हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि इधर से कोई ज़ॉम्बीज़ निकलेंगे और हम पे अटैक करेंगे, हमने एक दूसरे को जिन्नों की कहानियां सुनानी शुरू की। सही। मजीद। ठीक है, ठीक। जस्ट इमेजिन आप कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, आप उस गांव में पूरे अकेले हैं, चर्च पुराना आपने देख लिया है, और आप ये स्टोरी सुना रहे हैं कि मेरे दादाजी ने कब्रिस्तान से जेने चमड़े से। अब हमें एक लड़का था, हमें एक लड़का था, तो उसने कहा कि यार ऐसा करते हैं, हम ना वापस चले जाते हैं, गाड़ी के पास बैठ जाते हैं। तो हमने कहा नहीं नहीं यार, अब गेम शुरू हो ही गई है, तो जब तक अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि हमने एक दोस्त को कॉल किया पेरिस में कि भाई हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। उसने कहा जी मैं बस निकलता हूँ, गाड़ी का मैं वेट कर रहा हूँ, कज़न मेरा गाड़ी लेके आ रहा है, मैं निकल रहा हूँ, आपको पिक कर लूँगा, तो मैं घंटे 1.5 घंटे में आपके पास पहुँच जाऊँगा। अच्छा, हमने दोस्त को कहा कि यार, जो कह रहा था कि गाड़ी के पास जाके बैठते हैं, तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं कि अभी आधा पौना घंटा 1.5 घंटा तो हो गया है, तो अब हम कोई आधे घंटे तक दोस्त आ जाएगा, तो चलो थोड़ी देर और ये गेम खेलते हैं। ठीक है, उसने कहा जी फिर ठीक है, अगर तुम लोग जाना चाहते हो चले जाओ, मैं वहाँ पे जाके बैठ रहा हूँ। हमने कहा जी ठीक है। अब वो बंदा चला है, ठीक है, अब वो इस साइड पे जा रहा है और हम इस साइड पे जा रहे हैं, और वो मुड़ मुड़ के हमें देख रहा है कि कोई कह दे कि यार आ जा। सही। हमारे साथ था। ठीक है, तो वो कह रहा था कि मैंने गाड़ी के पास जाके बैठना है, मैं थक गया हूँ, और हम कह रहे थे कि यार अब एक एडवेंचर बन ही गया है, तो ओके एंजॉय कर लो। तो उसने कहा ठीक है, तुम लोगों ने जाना है तो जाओ, हम मैं नहीं जा रहा, मैं उस साइड पे जाके बैठ रहा हूँ। हमने कहा ठीक है चले जाओ भाई, उस साइड पे जाके बैठ जाओ। अब वो चल पड़ा। अब वो ये सोच रहा था कि हम उसको पीछे से आवाज देंगे कि यार अकेले ना जाओ।
हमने नहीं पर आपने नहीं दी। हमने ना आपने किया। तो उसने फिर कहा, थोड़ी देर बाद उसने कहा कि यार कोई रोक ही लो। तो हमने कहा भाई आ जा। वो वापस आ गया। अब अच्छा, उसने मुंह से कह भी दिया कि यार प्लीज मुझे रोक लो। हाँ, उसने ओके। प्लीज मुझे रोको। ठीक है, अब हम उस बंदे को फोन कर रहे हैं जिसको हमने कॉल की थी 1.5 घंटा पहले कि हमें ले जाओ, और उसने कहा था, उसको फोन किया, उसने कहा यार मैं अभी बस ना कजन का वेट कर ही रहा हूँ, तो वो जैसे ही आता है ना तो मैं लेने आ सही। जाऊंगा। तो अब 2 घंटे ये 1.5 घंटा ये निकल गया, और अब हमने ये सोच लिया कि 1.5 घंटा हमारे पास और है। ठीक है, आधा घंटा उसका कजन लगाएगा, 1.5 घंटा ड्राइव करेगा, फिर हमारे पास पहुंचेगा। तो चलो हमारे पास 2 घंटे हैं तो कुछ और कर लेते हैं। अब जैकेट्स भी नहीं है, और हमने फिर फिरना शुरू किया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस गांव में हमें कोई भी बंदा बशर नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ कुछ घरों में टीवी चल रहे थे, और बंदे नजर नहीं आए। बंदे नज़र नहीं आ रहे थे। ठीक सही। है, आपको विंडोज़ में से कुछ वो टीवी चलने की वो जो एक लाइट्स की वो ऑरा नज़र आता है ना, वो आ रहा था। लेकिन कोई भी उस गलियों में, या इवन कोई होता है ना खिड़की खुली है तो कोई नज़र ही आ जाए, कोई नज़र नहीं आया हमें। ठीक है, तो हम जनाब चलते गए आगे, हमें एक जंगले का दरवाज़ा नज़र आया, तो हमें लगा कोई पार्क होगा, तो पार्क में चले जाते हैं। तो जैसे ही हम उस पार्क में एंटर हुए हैं, अब इमेजिन करें, मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर करूंगा अगर आप इसके साथ वो चला सकें। श्योर। तो हम वॉक कर रहे हैं, हमारे पीछे वाली साइड से एक लाइट है, और हम अपने साए चलते हुए देख रहे हैं, और हम अपने कदमों की आवाज़ें भी सुन रहे हैं। ठीक सही। है, और इतने में अचानक से हमें किसी जानवर की अपने तरफ दौड़ने की आवाज़ आती है। ठीक है, और वो एक कुत्ता दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। अच्छा। लकीली यूरोप के कुत्ते जो होते हैं ना वो वाइल्ड नहीं होते। ओके। ठीक है, ओके। तो वो एक कुत्ता दौड़ता हुआ हमारे पास आया, और वो हमारे पास ही ना मतलब खेलने खुलने लग गया। तो हमें थोड़ा सा, पहले तो हम डर गए, फिर हमें थोड़ा सा हौसला हो गया कि यार कोई तो है इस गांव में जिसके पास कुत्ते हैं। ठीक है, तो कुत्ते अकेले तो नहीं रह रहे। सही। अच्छा, हमने अब थोड़ी आगे गए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हम उसी कब्रिस्तान में वापस आ गए हैं जहाँ पे चर्च था। ओके। ठीक है, हम घूम घुमा के उसी कब्रिस्तान में आ गए हैं। अब जनाब हम कब्रिस्तान में, हमने कहा यार अब ठंड तो है, कुछ तो करेंगे ना, तो चर्च में बैठ जाते हैं। तो दोस्त ने कहा नहीं, चर्च में तो नहीं बैठेंगे। कब्रिस्तान में बैठेंगे। कब नहीं, नहीं, ओके। फिर दोस्त ने कहा कि यार जिस गैराज में हमारी गाड़ी उसने खड़ी की है ना, उसकी दीवारें छोटी हैं, तो क्यों ना हम दीवार फलांग के गैराज के अंदर चले जाएं, तो गाड़ी खुली होगी तो वहां पे चले जाते हैं। अब हम चले गए जी गैराज के अंदर, मतलब दीवार फलांगी गैराज में चले गए। ओके। अपनी गाड़ी को खोलने की कोशिश की तो याद आया कि चाबी तो वो साथ ले गया है। ठीक है, ओह माय। अब हमारी गाड़ी लॉक है। अब वहां पे कोई 5-6 गाड़ियां और भी खड़ी थी, तो हमने उनको खोल के देखा, एक गाड़ी खुली थी। सही। ठीक लकीली। है, लकीली। लकीली। और ये भी एक ड्रामेटिक स्टोरी है एनीवे। एक गाड़ी खुली खुली थी, तो हमने कहा यार इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो 2 लड़के बैठ गए। अब हमने ये सोचा कि यार सारे अगर इसमें बैठ जाएंगे ना, तो खुदा ना खास्ता गाड़ी लॉक हो जाए या कोई मसला हो जाए, तो एक काम करते हैं, वैसे भी मेरा मूड नहीं है बैठने का, तो मैं ज़रा वॉक शॉक कर रहा हूँ। दूसरे दोस्त ने भी कहा कि यार मैं भी वॉक करता हूँ। तो हम 3 लोग वॉक करने के लिए निकल गए, और 2 लोग वहां पे ही गाड़ी के अंदर बैठ गए। सॉरी, 2 लोग वॉक करने के लिए निकले हैं, 3 लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए। ओके। अब हम उस बंदे को फ़ोन कर रहे हैं जिसने हमें लेने आना था, वो बंदा पहुंच नहीं रहा। तो हम जनाब बैठे हुए हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा ना। तो हमने कोई घंटा 1.5 घंटा और ऐसे ही वॉक शॉक की, 12-12:30 बज गए हैं। तो हमने कहा यार चलो अब ठंड ज़्यादा हो गई है, तो हम भी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। हम वापस गए हैं गाड़ी के पास। तो जैसे ही हमारे दोस्तों ने हमें देखा है, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से गाड़ी के अंदर से ना शीशे नॉक करने शुरू किए। ओह माय। ठीक है, तो क्योंकि वो लॉक हो चुके थे, वो सही। अंदर बैठे हैं और गाड़ी लॉक हो गई है, और गाड़ी सिर्फ बाहर से खुल सकती है। ओह माय। आप ये इमेजिन करें कि अगर हम 5 के 5 वहां पे बैठ जाते गाड़ी में, तो गए। तो हमने सुबह निकलना था। ओह माय। ठीक है, तो हमने खैर दरवाज़ा खोला, और फिर सारे के सारे हम वॉक करने लग गए। सही। लकीली जिस बंदे ने हमें लेने आना था उससे हमारा कांटेक्ट हो गया। जैसे ही कांटेक्ट हुआ तो हमने पूछा यार कहाँ रह गए हो, मतलब 1-1:30 बज गए हैं, तो हम तो कब से वेट कर रहे हैं। आप लोग 8, 8:30, 6 बजे के निकले हुए हैं। हम 8-8:30 बजे से मतलब ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। तो जैसे ही उससे कांटेक्ट हुआ ना, तो हमने पूछा कि यार किधर रह गए हो ना। कहता यार मैं थक गया था रास्ते में, तो मैं नैप लेने लग गया था। मैंने कहा कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, तो मैं गाड़ी को ना एक
पेट्रोल स्टेशन में जाके तो खड़े करके नैप लेने लग गया। हम्म। तो खैर, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, हम लोग सुबह तकरीबन कोई 5 बजे, वो बंदा हमें 3:30 पौने 4 लेने आया और हम 5 बजे जाके तो पेरिस पहुंचे हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इसमें एक और भी चीज़ आती है कि हम जब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो हमें एकदम से नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ तो हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं होती। तो इसके अलावा आपका कोई ऐसा कोई वाक़या वहाँ पे गुजरा हो जो आपको लगता हो कि यार इट्स वर्थ कि भाई किसी को बताया जाए, ये किसी को सीख भी मिलेगी। हाँ बिल्कुल। देखें, जैसे मैंने पहले ही कहा ना, ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने ये कहा है कि ट्रैवलिंग इज नॉट जस्ट एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस, इट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, ट्रैवलिंग इटसेल्फ इज़ अ यूनिवर्सिटी। मैं स्विट्ज़रलैंड गया था, और स्विट्ज़रलैंड हर 12th और 13th ऑफ अगस्त को एक पार्टी होती है स्ट्रीट परेड के नाम से, कुछ लोग शायद उसको जानते होंगे। तो उस पार्टी में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको अटेंड करते हैं। ओके। अब हम लोगों ने तो कोई भी बुकिंग शुकिंग की नहीं थी अकोमोडेशन के लिए। ये स्ट्रीट परेड किसी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लाइक कोई कम्युनिटी कुछ लोगों की है कि लाइक ये कोई इवेंट है उनका, जनरली एक हॉलीडे जैसे यहाँ पे होता है उस तरह की कोई बेसिकली चीज़ है? बेसिकली बेसिकली ये एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, और मैं उसको क्योंकि एंडोर्स नहीं करता हूँ, तो आई वुड कट इट डाउन हेयर। ओके। तो खैर, इट्स अ बिग पार्टी, जहाँ पे हम्म। मतलब पार्टी ही होती है, पार्टी इन इटसेल्फ। ओके ओके। तो अब सारा दिन हमने वो पार्टी में मतलब नाच गाना वो सारा कुछ किया है, और उसके बाद जब रात हुई है, अब स्विट्ज़रलैंड हो ठंड ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। राइट। ठीक है, अगस्त में भी स्विट्ज़रलैंड में आपको ठंड लगती है। राइट। अब हमने कहा कि यार, मैं और मेरा दोस्त, हम दो लोग थे, हमने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि कोई ना अकोमोडेशन ढूंढते हैं। तो नॉर्मली तो हम जब भी जाते हैं हम वहाँ पे जाके अकोमोडेशंस ढूंढ लेते हैं, हम एडवांस में बुकिंग्स ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हम प्री प्लान ट्रैवलिंग नहीं करते। तो हमने जब देखा वहाँ पे एयरबीएनबी पे, हॉस्टल वर्ल्ड पे कि यार कुछ मिले, तो एक रूम ही हमें सिर्फ मिल रहा था। वो एक रूम में 26 बेड लगे हुए थे, और एक बेड का रेंट 150 यूरो था। ओके। ठीक है, और इस टाइम पे रात के 2 बज चुके हुए हैं। ठीक है, मेरा दोस्त थोड़ा सा सेंसिटिव है, अगर वो देख रहा है तो काफ़ी चेंज हो गया है। तो उसने कहा कि यार ले लेते हैं। मैंने कहा यार देखो, ये हॉस्टल यहाँ से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 2 ढाई बज चुके हुए हैं, जाते जाते हमें 3 साढ़े 3 हो जाएंगे, और 6 बजे की हमारी जर्मनी के लिए बस है। तो मतलब हम मैक्सिमम भी सोएंगे तो 1 घंटा सोएंगे 300 यूरो देके। तो अगर तुम मेरे साथ एग्री करो तो मैं तुम्हें लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देता हूँ। कहता वो क्या? मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ। हमने ना वहाँ पे, नॉर्मली यूरोप में क्या होता है कि जो मेट्रो स्टेशन होते हैं उसके आसपास ना आपके स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, लॉकर्स लगे हुए होते हैं। तो जब आपके पास सामान ज़्यादा होता है या आपके पास बैकपैक होता है और आप कोई होटल बुक नहीं करते हो, तो आप क्या करते हो, उस लॉकर में जाके अपना बैग रख देते हो, उसकी चाबी या उसका कोई कोड होता है वो आप अपने पास सेव कर लेते हो, जब आपने वापस लेना होता है आप निकाल लेते हो। तो हमने वो स्टोरेज बॉक्स में वो अपने बैग डाले, और हमने देखा कि यार दूर से कहीं से ना म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। तो हम म्यूज़िक की आवाज़ को फॉलो करते करते उधर को चले। अच्छा, हम लोग जब म्यूज़िक की आवाज़ को फॉलो कर रहे थे ना, तो इस टाइम पे मतलब पूरा शहर खाली हो गया था। वो पार्टी 12 बजे रुकी है, उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक, 12 बजे जब वो पार्टी ख़त्म हुई है, 12:30 बजे जब आप उस रोड के ऊपर चल रहे थे, तो आपके पैर आते थे, पूरी रोड कवर हो चुकी थी कांच की बोतलों से और टिन पैक से। ठीक है, वो शराब कांच की की बोतल बोतलें, है। ओके ओके कांच ओके। की शहद की बोतलों से, और ओके, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर। रोड कवर हो चुकी थी। और 2 बजे, अब आप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखें, 2 बजे वो रोड शीशे की तरह चमक रही थी। 2 बजे तक वो रोड साफ हो चुकी थी, विद इन 2 आवर्स, 1.5 आवर। ये कितना डिस्टेंस होगा जितने में वो परेड या ये जो ये पार्टी कम कर से रहे कम होते हैं? कोई 1 किलोमीटर का वो था जहाँ पे ये पार्टी होती है, 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। और 2 ढाई बजे वो रोड बिल्कुल साफ हो चुकी थी। खैर एनीवे, हम लोग पहुंचे हैं, म्यूज़िक को फॉलो करते जा रहे हैं, तो कोई 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर चलने के बाद
म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड होना शुरू हो गया और हमें कुछ लोग भी नज़र आना शुरू हो गए। एक बड़ी ब्यूटीफुल सी लेक है ज्यूरिक में। अगर किसी ने ज्यूरिक को विज़िट किया है तो वो जानते होंगे, एक बड़ी खूबसूरत लेक है। तो उस लेक के आसपास लोगों ने अपने खेमे लगाए हुए थे, टेंट्स लगाए हुए हैं, और हर बंदा अपनी अपनी पार्टी कर रहा है। 4-4 5-5 लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिसको हम आफ्टर पार्टीज भी कहते हैं। सही है, पार्टी के बाद पार्टी। पार्टी के बाद एक और पार्टी। तो अब हम लोग बड़ी पार्टी ढूंढ रहे थे। अब हमने वो बड़ी पार्टी ढूंढी है, वहाँ पे एक अलग से कोई डीजे लगा हुआ था, तो कोई 101 बंदा वहाँ पे भी मौजूद था जो नाच गा रहे थे सारा कुछ। तो हमने कहा यार चलो, रात गुजारने की जगह तो मिल गई है। मिल गई। तो अब हम क्या करते थे, जब सर्दी लगती थी तब जाके नाच लेते थे, जब थक जाते थे तब आके पार्क में बैठ जाते थे। तो इस तरह से हमने वो पूरी रात गुजारी। सुबह का टाइम जब हुआ 6 बजे, 6:30 बजे, तो वो मैं आपके साथ उसकी पिक्चर भी शेयर करता हूँ। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। जब आप रोशनी को उभरते हुए देखते हो, आसमान डार्क ब्लू होता है, ठीक है, तो वो मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया। और मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आज अगर मैं वो 150 यूरो लगा के उस हॉस्टल में चला जाता तो मैं ये लाइफ एक्सपीरियंस कभी भी ना कर पाता। क्या बात है। खैर हम लोग वहाँ से निकले तो और पाकिस्तान में नॉर्मली हम ये व्यू इसलिए भी नहीं देख पाते, एक तो यहाँ पे स्मोग और क्लाइमेट की काफ़ी इश्यूज हमारे इस एरिया में, पंजाब के इस एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं। तो हमें तो मॉर्निंग का सन भी हेजी सा नज़र आता है, तो हम वाकई ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, तो वहाँ पे तो आपको वो क्या कहते हैं ना, फुल फुल ऑफ स्टार्स स्काई नज़र आता है आपको। तो हम हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसके ऊपर कोई काम करें, एक्शन लें। एक्शन करें। तो खैर हम लोग वहाँ से निकले हैं जी पार्क से। अब सुबह हम बिल्कुल निढाल हुए पड़े हैं, सो तो पाए नहीं है रात को। तो जाके हम लोगों ने ज्यूरिक का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे जाके, अब जो वहाँ पे सीमेंट के 2 बेंच बने हुए थे मतलब बैठने के लिए। तो एक बेंच के ऊपर मैंने अपना तकिया बना के बैग रखा हुआ है, मैं सोया हुआ हूँ, दूसरे बेंच पे वो सोया हुआ है। तो अब हमारी जो बस थी म्यूनिक के लिए, उसका टाइम हो चुका था और हमें 10 मिनट पहले हमारी आंख खुली बस के आने से। राइट। तो हम जनाब ये अभी आई थिंक कोई 6 पौने 6 बजे का टाइम है, ठीक है। तो हमने दौड़ लगा दी बस की और तरह। जाके लकीली हमने बस पकड़ ली, ओके। ठीक है। अब म्यूनिक जैसे ही मैं पहुंचा हूँ तो मेरी बुकिंग अलग थी, उसने अपने किसी दोस्त के पास रुकना था, मेरी बुकिंग अलग थी। मुझे मैसेज आता है कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई है। सही। ठीक है, ये मैंने एंड टाइम पे। हाँ मैंने एयरबीएनबी से बुकिंग की थी और मेरी बुकिंग कैंसिल हो गई। तो मैं बस में तो सारा रास्ता सोते ही आया था, कोई 4-5 घंटे का ज्यूरिक से म्यूनिक का रास्ता है, बल्कि शायद इससे ज़्यादा हो। तो मैं सोता आया था, तो मेरी नींद पूरी थी। लेकिन आपकी जब आगे से बुकिंग कैंसिल हो जाए तो वो एक और स्ट्रेस बन जाता है। बट मेरा ये है कि मैं किसी भी सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में मैं टेंशन नहीं लेता, ठीक है। मैं उसको एज एन एडवेंचर काउंट करता हूँ। सही। तो मैंने दोस्त को कॉल की, मैंने कहा यार ये मामला हुआ है, तो मैं फिर एक काम करता हूँ, अगर मुझे कोई हॉस्टल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आज की रात में पार्क में। सही। तो खैर मैं गया। तब आप अकेले हो गए। अब मैं अकेला था, वो अपने दोस्त की तरफ चला गया था, उसकी अलग बस थी, मेरी अलग बस थी। तो बस हमारी ठीक थी, सॉरी सेम थी, लेकिन हमने स्टेशन पे जाके, बस स्टेशन पे जाके अलग अलग होना था। ओके। ठीक है। तो अब मैं गया हूँ, मुझे एक हॉस्टल मिल गया लकीली, और मैंने वहाँ पे जाके सामान चुमान रखा, हमने म्यूनिक एक्सप्लोर किया। म्यूनिक बहुत खूबसूरत सिटी था। तो वहाँ पे फिर जब म्यूनिक में हमने अगले दिन जब एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मैं एक सोशल ऐप यूज़ करता हूँ, तो वहाँ से मुझे कुछ और ट्रैवलर्स मिले। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनी कि वहाँ पे एक इंग्लिश गार्डन है म्यूनिक में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। तो वहाँ पे हम लोग सारे चले गए। तो वहाँ पे क्या है, एक कैनाल है, बेसिकली कैनाल आप उसको कह सकते हैं, एक नहर है। तो उसमें पानी बहुत स्पीड से चलता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, एक साइड से जंप करते हैं और बस उसके ऊपर फ्लॉट करते जाते हैं। ओके। तो ये बड़ी मज़े की गेम है, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई वीडियो मिले तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा इसकी।
तो मुझे उन्होंने पूछा कि वो करना है, मैंने कहा यार मुझे तो स्विमिंग नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि आपको स्विमिंग की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ले जाएगी ये खुद ही आपको ले जाएगा। बट एक आपके अंदर डर तो होता है ना कि यार मतलब कहीं मैं डूब ही ना जाऊँ। तो खैर मेरा ये होता है कि मैं ना कोई भी मुझे कोई स्पॉन्टेनियस एडवेंचर मिलता है ना, तो मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ। मैंने उनको कहा कि भाई मैं करूँगा। अब एक मैं, एक अर्जेंटीनियन लड़का, एक ब्राज़ीलियन लड़का, एक कैनेडियन लड़की और एक अफ़गानी लड़का। अब हम 5 लोग, वहाँ पे एक पुल सी बनी हुई थी जहाँ से जंप करना था। हम 5 लोग ऐसे खड़े हो गए, मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ, वो दोनों इधर उधर, और हमने काउंट ऑफ 3 पे जंप करना था। 1 2 3 सब ने जंप किया सिवाय मेरे। मैं ऊपर खड़ा हो गया। ओके। और सबने कहा कि यार मतलब ये क्या है, तुमने जंप नहीं किया, क्योंकि उसमें पानी बड़ा फ्लो तेज होता है। तो लोग वो काफ़ी आगे चले गए और वो वापस आए, कहते यार तुमने जंप ही नहीं किया। मैंने कहा यार मैं डर गया था, अब करूँगा। ठीक है, तो अब हम फिर लाइन में लग गए, 1 2 3, अब सब ने जंप किया सिवाय मेरे, फिर से। फिर से। ओके। तो फिर हमने टेक 3 लिया और टेक 3 में सब ने जंप किया सिवाय मेरे। फिर से। तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंग्लिश गार्डन का। तो इस तरह ट्रैवलिंग में आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। सलमान साहब, आपके इस सारे एडवेंचर्स में, ये सारी जो आपकी एक जर्नी रही है, इसमें बहुत सारा फीमेल इंटरेक्शन भी रहा होगा, और भी ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी वो टिपिकल मेंटालिटी है एक, कि पाकिस्तान से जाएंगे, ठीक है, तो फीमेल प्रेजेंस जब आपके सराउंडिंग में थी, तो वो वाला जहन जो पाकिस्तानी रखते हैं नॉर्मली बच्चे, एकदम से फिर वो स्टडी की तरफ कम हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं या तो हमने काम करना है, तो या फिर वो इस तरफ चले जाते हैं। तो व्हाट डू यू से कि ये इसका ये कैसे आपका एक्सपीरियंसेस इस चीज़ को लेके कैसे रहे हैं? अच्छा, मैं इस मामले में ना हमेशा बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरा जो फीमेल एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है अपनी यूनिवर्सिटी के पास पे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपकी जितनी करिकुलर एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, उतनी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे आगे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट लेटर ऑन इन दिस पॉडकास्ट। तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहा है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, स्टेज पे और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे ऐसा कोई बैरियर फील करने को नहीं मिला। लेकिन वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना, इंडियन बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट है, हंसी तो फंसी, ये हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ओके। ज़्यादा। तो वहाँ के लोग तो जब आप उनसे मिलते हो तो वो वैसे ही काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि उनमें वो जेंडर फैक्टर होता नहीं है, तो वो आपको इस तरह से ले नहीं रहे होते, तो वो वैसे ही आपके साथ स्वीट होते हैं। अब होता क्या है कि जब हमारे लोगों के साथ वहाँ पे जाके कोई हंस के बात कर लेता है ना, तो वो पीछे फ़ोन करके बता देते हैं कि भाई सेट है कहाँ, अब तो भाई को नेशनैलिटी मिल जाएगी यहाँ की। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ पे, किसी भी कंट्री में, चाहे इवन आप पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं, तो जब आप एक कम्युनिटी में बैठते हैं जहाँ पे फीमेल इंटरेक्शन आपका है, या सेम गोज़ फॉर द फीमेल्स ऑल्सो, कि अगर आप फीमेल हैं और आपका इंटरेक्शन मेल के साथ होता है, तो अगर आप उसमें से जेंडर फैक्टर को निकाल देंगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी लर्निंग और आपकी जो एंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी प्रोफेशनल एंगेजमेंट बाय द वे राइट। वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब इसमें आप इमोशनल एंगेजमेंट को निकाल देंगे ना दिमाग से, तो आपकी प्रोफेशनल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई एक्सपीरियंस आपको इस हवाले से कोई रहा है ज़िंदगी में, वहाँ जाके कि इसी कॉन्टेक्स्ट में? बिल्कुल, एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं। हमारा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो हम लोग एक ही मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, तो हमारे सामने एक लड़की आके बैठ गई। तो अब उस लड़की ने हमारे साथ कम्युनिकेट किया, हम्म। तो वो शी वाज स्वीट बाय नेचर आई थिंक। तो मेरे दोस्त को तो वहाँ पे बैठे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई। सही। ठीक है, और उसको लगा कि उसको भी इससे हो गई, क्योंकि वो हंस के बात कर रही थी। ठीक है, तो इसने उसका नंबर मांग लिया। ओके। ठीक है, अब भी इस बात को 5 मिनट हुए हैं, 5 से 7 मिनट, तो इसने उसका नंबर मांग लिया कि कहीं वो अगले स्टेशन पे उतर ही ना जाए। उतर ना जाए।
तो देखिए अपना उसने जो हिस्सा है वो सिक्योर जरूर किया, देखिए हाँ लड़का से है ना। हाँ, अब यहाँ पे ना एक बड़ी मज़ेदार बात है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करता हूँ। लड़की का जो रिस्पॉन्स था ना, दैट आई थिंक वी शुड लर्न। और वो उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक निकलता है, हाउ टू से नो। हम्म। ठीक है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ये सर्च करें हाउ टू से नो। ये चीज़, ये स्किल आपके अंदर होनी बड़ी ज़रूरी है। कि इस ठीक, तरीके से कहा जाए कि अगला हर्ट भी ना हो और आप अपना मैसेज भी डिलीवर कर आप सकें। मैसेज भी डिलीवर कर दें। अब उसने बड़ा स्माइलिंग से वे में उसको जो भी जवाब दिया, दैट वाज के ना तो उसको बुरा लगा, ठीक है, और ना ही उसने नंबर दिया। हम्म। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस तो फिर होते हैं। सही। तो इतने ट्रैवल करने के बाद कोई ऐसा भी टाइम आया होगा जेब में पैसा कोई नहीं, क्योंकि हमारे साथ तो बड़ा होता है, जेब में पैसा कोई नहीं होता, सम टाइम आप बहुत सारी बुरी सी जगहों पे फंस जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशन। तो आई वुड लव टू हेयर दैट एक्सपीरियंस जो आपके साथ अगर ऐसा कभी हुआ तो। मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, बट जो मोस्ट रिसेंट मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं पाकिस्तान से दुबई ट्रैवल कर रहा था, सॉरी पाकिस्तान से इटली ट्रैवल कर रहा था और मेरा ट्रांजिट था दुबई में। तो 4 साढ़े 4 घंटे का वो ट्रांजिट था। तो लकीली मेरा जो बैंक है वहाँ पे ना पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे ये ऑफ़र मिली कि आप जो वीआईपी लाउंज होता है वहाँ पे जाके भी खाना खा सकते हो। राइट। तो मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था वीआईपी लाउंज में जाके खाना खाने का। तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट, अभी 4 घंटे हैं तो जाके मुफ्त में खाना खाते हैं। वीआईपी लाउंज का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे अमीर लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। और मैंने अपना बैंक कार्ड जो बनवाया था वो एक्स्ट्रा पे करके सिर्फ इसीलिए बनवाया कि उसमें लाउंजेस हों। ओके। ठीक है, तो जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको ये भी एक चीज़ सोचनी चाहिए कि वो ऐसे कार्ड्स लें अपने बैंक से जिसमें एयरपोर्ट लाउंजेस ऐड हों। अवेलेबल। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। खैर, मैं लाउंज में चला गया, खाना वाना खाया और सुबह हो चुकी थी मेरी, सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी आगे दुबई से इटली। मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली है तो उस टाइम पे 15 मिनट रह गए थे फ्लाइट के गेट्स क्लोज होने में। तो जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आधा घंटा पहले गेट्स क्लोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 7 बजे की फ़्लाइट है तो आपको 6:30 बजे बोर्डिंग करनी है। ठीक है, अब मैंने दौड़ लगाई वहाँ से, और दुबई का तो एयरपोर्ट जो टर्मिनल 3 है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं नहीं पहुँच पाया। मैंने अपने सामने आखिरी जाता हुआ बंदा देखा। सही। ठीक है, और मैंने जब उसको कहा तो उसने कहा कि गेट्स क्लोज हो गए हैं, नहीं जाने दी। नहीं जाने दिया। और मेरे साथ 4 लोग और भी थे। सही। तो मैंने पूछा आप क्या सोल्यूशन है, उसने कहा कि क्योंकि गलती आपकी थी तो आप खुद से अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट बियर करेंगे। और मेरे अकाउंट में तो पैसे नहीं थे कि मतलब मैं अभी अगली फ़्लाइट कैसे बुक करूं। हम्म। तो खैर फिर आपको फ़ोन किया। फिर और अच्छे दोस्त जो है ना वो बुरे टाइम पे काम आते हैं। तो फिर मैंने अदील को फ़ोन किया और अदील से मैंने पैसे मंगवाए और मैंने फ़्लाइट बुक कराई। अब मेरे पास, क्योंकि मैं पाकिस्तान, जब आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके जा सकते। हम्म। तो जब मैं पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास बैग में ना लगेज में काफ़ी जगह थी। तो मैंने कहा यार इसमें क्या डालूं। मैंने ड्राई फ्रूट्स लेके डाल दिए और मुझे मेरी फैमिली ने कोई 5-6 किलो का मैंगोज़ का एक बॉक्स बना के मेरे बैग में डाल दिया। सही। वो अलाउ है लेके जाना? यही तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। वुड लव टू हेयर। तो अच्छा, सुबह जब मेरी बोर्डिंग दोबारा, अगली बोर्डिंग जो मैंने अपने पैसों से दोबारा बुक की हुई है, जब वो होने वाली थी तो मैं 1 घंटा पहले पहुंच गया था। सही। और मैं तब लाइन तो में, पहुंच बनता हाँ, था, अब बनता था। और मैं लाइन में फिर भी मतलब कोई मिड में आया। तो अब ये बोर्डिंग होने, क्लोज होने में तकरीबन कोई 15 से 20, क्योंकि बोर्डिंग होने में 20-25 मिनट आधा घंटा लगता है। तो ये बोर्डिंग क्लोज होने में 15 मिनट बचे और मेरी बारी आई। मैंने उसको पूछा कि भाई मेरा लगेज तो पहुंच जाएगा ना, क्योंकि जब आप सेम एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो आपका लगेज एयरलाइन लेके जाती है। सही। अब तो यहाँ पे एयरलाइन चेंज हो चुकी थी? सेम एयरलाइन थी। अच्छा, अभी तो सेम ही है। हाँ, ओके। इसी वजह से तो मैं कॉन्फिडेंट था कि एयरलाइन सेम है तो वही लेके जाएंगे। राइट। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं, आप क्योंकि आपने फ़्लाइट मिस किया तो आपका लगेज ऑफलोड हो गया, आप वापस जाएं और लेके आएँ। तो सही।
मैंने कहा यार मैंने ना कैलकुलेटर निकाला और मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे लगेज में कितने का सामान पड़ा हुआ है और मुझे फ़्लाइट कितने की दोबारा लेनी पड़ेगी, ये कैसे ये मिस कर दी। ओके। तो मैंने सोचा कि नहीं यार फ़्लाइट लेते हैं, लगेज को छोड़ देते हैं। तो मैं इटली पहुंच गया। इटली पहुंच के तो फ़्लाइट के दरमियान ना मेरे दिमाग में आइडिया आया। तो इटली पहुंचते ही मैंने वहाँ पे लॉस्ट लगेज की कंप्लेंट लिखवा दी। मैंने कहा कि मैं इस फ्लाइट से आया हूँ, मेरा लगेज रिसीव ही नहीं हुआ, मुझे आया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। मीनवाइल खैर मैं घर गया, घर जाके मैंने एयरलाइन को कांटेक्ट किया। एयरलाइन वालों ने कहा कि आप दुबई में किसी बंदे को ऑथराइज कर दें, वो एयरपोर्ट से आके अपना लगेज रिसीव करें और आपको कोरियर कर दें। इसके देयर इज़ नो अदर वे। ओह। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार अब मैं किसी बंदे को ढूंढूं, दुबई में दोस्त हैं उनको कह भी दूं, वो ले भी लें, फिर जितने का उन्होंने कोरियर कराना है उतने का लगेज में सामान ही नहीं है, तो मतलब फिर गोली मारो। तो मैंने छोड़ दिया अपने साइड से, मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं लगेज। 2 दिन बाद मुझे एयरपोर्ट से कॉल आती है कि आपका लगेज रिसीव हो गया, आप आके ले जाएं। राइट। खुद ही से। वो जो कंप्लेन लॉन्च की थी ना, ओके ओके। वहां वो से काम आई। अब वो करते क्या हैं, जब कंप्लेंट लॉन्च होती है ना, वो देखते हैं, एयरलाइन को कांटेक्ट करते हैं, एयरलाइन वाले अपने लगेज स्टोरेज में देखते हैं ये लगेज पड़ा है, वो अगली फ्लाइट पे भेज देते हैं। अब मैंने कहा ठीक है जी, मैं पहुंच गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे ना एक रूम बना हुआ होता है जहाँ पे आपके लगेज पड़े हुए होते हैं। तो मैंने उस रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर से मैंगोज की खुशबू आ रही थी। वो रूम महक रहा था मैंगोज की खुशबू के साथ। वो मैंगो जो आपके बैग में था। वो मैंगोज जो मेरे बैग में। सही। अच्छा, मैंने लगेज पकड़ा। अब मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, तो वो अपने लगेज लेके निकल गए, मुझे उसने रोक लिया। कहता ये खुशबू किस चीज़ की है? तो मैंने कहा इसमें कुछ मैंगोज हैं। तो ही वाज लाइक इसमें मैंगोज हैं? मुझे लगा वो खुशी से कह रहा है, अच्छा। बट इट इज़ इलीगल टू ट्रांसपोर्ट मैंगोज। राइट। आप या कोई भी अलाइव अलाइव फ्रूट। कोई भी फ्रेश फ्रूट आप नहीं लेके जा सकते क्रॉस रीजन। आप यूरोप के अंदर अंदर ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन यूरोप से बाहर से लेके नहीं आ सकते फ्रूट। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम आम की स्मगलिंग करते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं स्मगलिंग नहीं करता हूँ। मैं कहती क्या, उसने अपने सीनियर को बुलाया, उसने कहा क्या करते हो? मैंने सही। मैं रिसर्चर हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा अपनी कोई प्रूफ दो ना कि तुम बाकी डॉक्टर हो। तो मैंने उसको फिर अपने वो क्रेडेंशियल्स दिखाए और जहाँ जहाँ मैं जॉब करता था मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। तो वहाँ भी सिफारिश। सिफारिश पाकिस्तान वाला साहब। नहीं, सिफारिश नहीं, मैंने उसको रेफरेंस दिया एंड शी रिगार्डेड। उसने उस चीज़ का रिगार्ड किया कि यार इस ये गलती से ले आया होगा। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात फोन नहीं करवाया वो मेरे चाचू से बात कर ले। वो मुझे बंद जो कर हमारे ट्रैफिक वार्डन वाले करते वो हैं। मुझे बंद कर देते इस बात पे। तो उसने मुझे पूछा कि कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि तुम गलती से ले आए हो, तुम्हें नहीं पता होगा। तो कितने मैंगोज हैं? मैंने कहा 5 किलो। उसने कहा नाउ आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। 1 किलो होते, 2 किलो होते तो मैं छोड़ देती, अब मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती। खैर उन्होंने अब मुझे बिठा दिया एक साइड पे। अब मैं बैठा हुआ हूँ एक कुर्सी के ऊपर, एक बंदा आ रहा है, एक बंदा जा रहा है, कोई फॉर्म प्रिंट करके लेके आ रहा है, किसी ने आम उठाए हुए हैं, कोई एक दूसरे से डिस्कशन कर रहा है। 1.5 घंटा ये काम होता रहा। सही। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे ऑफिस के अंदर बुलाया। पहला तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई तुम कितने साल से इटली में रहते हो? तो मैंने कहा मैं 4 साल से हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर तो तुम इटालियन बोल लेते हो? तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी। तो उन्होंने इटालियन में मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे, तो जितनी को मुझे आती थी मैंने बोल दी, जितनी आती थी वो सारी बोल सारी बोल दी, कुछ नहीं रखा, खत्म हो गई फिर उसके बाद। ईमानदारी से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा अब मेरी बात होगी, ख़त्म होगी, इटालियन इंग्लिश पे इंग्लिश में आओ आप। क्योंकि मेरी जो वर्क प्लेस थी वहाँ पे सब इंग्लिश बोलते थे। ओके। तो उन्होंने ना मुझे कहा कि 3 बंदे थे, एक शायद उनका कोई मिलिट्री का बंदा था, एक कस्टम्स का बंदा था और एक लॉयर था। एक लॉयर था और एक चौथा बंदा था जो शायद कोई ड्रग इंस्पेक्टर या जी नारकोटिक्स नारकोटिक्स का था। जी तो नारकोटिक्स। उन्होंने मेरे से 3 पेजेस पे सब ने अलग अलग साइन करवाए। हम्म। ठीक है। और मुझे कहा कि आइंदा आपने ऐसे फ्रूट्स वगैरह लेके नहीं आना है। तो मैंने जान बच गई। जान बच गई, लेकिन जान वो कहते हैं ना आसमान से गिरा और खजूर में अटका। इधर मैं आम छोड़ आया हूँ और मेरे दोस्त घर में प्लेटें और छुरियां तैयार करके बैठे हुए हैं आम खाने को। तो अब मैं यहाँ से निकला और वहां पे फंस गया।
तो फिर जैसे मैं पहुंचा हूँ, मैंने उनको कहा कि यार ये मसला हो गया है, तो गालियाँ तो पड़ी मुझे। पढ़ ली थी, है। दोस्त हैं वो यही करेंगे। हाँ, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस रहा है हमारा एयरपोर्ट का। तो जो भी कोई ट्रैवल करता है इंटरनेशनल, कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट्स ना लेके जाएं। जी, तो इस दौरान आपके जब आप वहाँ पे रहे हैं, आप 4-5 साल आपने वहाँ पे गुजारे हैं, डेफिनेटली आपका इंटरेक्शन बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटी से हुआ होगा। तो मैं उस बारे में ज़रूर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे कुछ परसेप्शन है, ठीक है, कुछ ऐसे समझा जाता है, आई एम नॉट पर्टिकुलरली टारगेटिंग आवर नेबर्स, उनको भी, आपका अगर उनके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपको लगता है कि यार जो हमारे यहाँ मेंटालिटी है पाकिस्तान में उनको लेके या दूसरे नेशनैलिटीज़ को लेके, तो उनके हमारे साथ बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारा नो नो मोस्टली हमारा पाकिस्तान का जो तबका है वो लेबर तबका बाहर शिफ्ट हुआ। तो अब उनमें उनके हिसाब से उन लोगों की मेंटालिटी डिफरेंट है। जब पढ़ा लिखा जाता है तो डेफिनेटली तब उनकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है। तो आई वुड लव टू हेयर कि भाई अगर आपका इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस रहा है कि दूसरे नेशनैलिटी के साथ इंटरेक्शन के हवाले से। अच्छा, मैं जब इटली में मूव किया ना, तो क्योंकि इटालियंस को इंग्लिश कम आती है, स्पेशली व्हेन यू आर टुवर्ड्स साउथ, वहाँ पे इंग्लिश कम बोली जाती है। तो वहाँ पे आप ना काफ़ी लेफ्ट आउट फील करते हो, आपके लिए जो सोशलाइज करने की अपॉर्चुनिटी कम होती है। हम्म। तो मैंने कुछ सोशल एप्लीकेशंस ज्वाइन की और वहाँ पे मैं ट्रैवलर्स को मिलता था। हम्म। तो मेरे वहाँ का जो इटली के 3-4 साल का मैंने टेन्योर गुजारा, उसमें मैं कम से कम 400 से 500 लोगों को मिला, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के, डिफरेंट एजेस के, डिफरेंट डोमेन्स के लोगों। अब मैं क्या करता था कि जो भी ट्रैवलर आता था ना, तो मैं उसको कहता था कि आओ मैं तुम्हें शहर घुमाता हूँ। ठीक है, मैं उसके साथ चला जाता था, 2-3 घंटे वॉक करता था और रैंडम टॉपिक्स पे बात करता था। मुझे लगता है कि आपकी जो डाइवर्सिटी है ना, ह्यूमन इज़ अ वेरी डाइवर्स स्पेशीज। ठीक है, तो आपको वहाँ पे इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे, मेरे अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे। आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर कोई अरबी है तो वो अच्छा है, अगर कोई गोरा है तो वो अच्छा है, अगर कोई पाकिस्तानी है तो वो अच्छा है, और कोई और नेशनैलिटी है तो वो बुरा है। आप ये नहीं कह सकते, आपको हर नेशनैलिटी में हर तरह के लोग मिलेंगे। हम्म। पहली बात तो ये है कि डाइवर्सिटी हर कल्चर में होती है। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक या मेरी ऑब्जर्वेशन में चीज़ें अच्छी बुरी क्यों मानी जाती हैं एक दूसरे को लेके, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है वो आपके लिए बुरी है, हम्म। तो मैं आपको मेरी वो ट्रेड बुरी लगेगी। सही। इस वजह से इस तरह के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। दूसरा दूसरा रोल प्ले करता है मीडिया। ठीक है, हम्म। अगर आपने बात की है इंडिया की, तो मेरा इंडियंस के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरा पीएचडी की लिस्ट में नाम आया है, और मुझे एक इंडियन लड़की की कॉल आती है, मैं आज भी उसका नाम मेंशन करता हूँ, नेहा। तो नेहा गुप्ता, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आज भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। अब अगर इंडिया वाले उसको ना उठा लें, तो हम इसके अक्सर जोक भी करते थे कि यार कॉल पे कम बात किया करें, कहीं तुम्हें कोई उठा ही ना ले। नहीं, हमारी इंडिया की बहुत बहुत बड़ी हमारी फॉलोशिप है इंडिया में, और इंडिया के बहुत से लोग हमारे चैनल को देखते हैं। स्टार्ट है, न्यू है, बट ये है कि हमारी वहाँ भी काफ़ी सारी फॉलोशिप है। तो गुप्ता, नेहा गुप्ता, नेहा गुप्ता, डोंट वरी अबाउट इट, यू आर इन गुड हैंड्स। अच्छा, नेहा की ना एक मैं एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। नेहा अगर देख भी रही है, बल्कि मैं नेहा के साथ ये लिंक शेयर करूँगा, मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट भी लगाई थी। नेहा ने अपना लिवर अपने भाई को डोनेट किया था। ओह। ठीक है, तो नेहा को आई थिंक सबको उसको ये बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत उसने बड़ी बहुत बात, बड़ी बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बात है। तो खैर, नेहा ने मुझे कॉल की, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, नेहा ने मुझे कॉल की कि जब मैंने तुम्हारा नाम लिस्ट में देखा तो मुझे लगा कि कोई अपना आ रहा है। हम्म। नेहा इंडिया से है, मैं पाकिस्तान से हूँ। उसने कहा कि मुझे लगा कोई अपना आ रहा है। तो जब उसने ये कहा तो मुझे लगा कि किसी अपने ने कॉल की है। बड़ी पॉजिटिव वाइब आई है मुझे। हाँ, और मैं अभी तक नहीं जानता हूँ नेहा को। हम्म। ठीक है, उसने एडमिनिस्ट्रेशन में से मेरा नंबर लिया और उसने मुझे कॉल की। ठीक है, तो खैर मैं जब वहाँ पे गया, हम लोग मिले, हम लोगों ने बहुत सारे
इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, फूड एक्सचेंज इवेंट्स। फॉर एग्जांपल जी, अब हम 4-5 इंडियंस हैं, और मज़े की बात ये है, नेहा और ये बाकी सारे बहुत सारे इंडियंस को कनेक्ट आपस में मैंने कराया। राइट। ठीक है, क्योंकि मैं सोशल था, तो मुझे जो भी इंडियन मिलता था मैं कहता था उसको जानते हो, कहता नहीं, मैं कहा आओ तुम्हें मिलाऊं। तो इस तरह से हमने एक बड़ी मज़े की कम्युनिटी डेवलप कर ली, पाकिस्तानी और इंडियन। तो हम हर हफ्ते कभी कोई घर पे बुला लेता था। तो एक और लड़की है, रश्मि, डॉक्टर रश्मि, तो वो वेजिटेरियन है ना, प्योर वेजिटेरियन है। सही। तो अब हम दोनों एक ही बेंच पे बैठ के काम करते थे, तो हम लोगों ने, अच्छा ये बड़ी मज़े की बात है, वो हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, हम 4-4 5-5 घंटे रिलीजन्स के ऊपर डिस्कशंस करते थे, और हमने बहुत कुछ सीखा एक दूसरे के बिल्कुल, मेरा अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि इस दौरान आपका काफ़ी सारे नॉन मुस्लिम से, क्रिश्चियन से और हिंदू से आपका इंटरेक्शन जो रहा है, तो डेफिनेटली किसी न किसी पॉइंट पे बंदा बैठा है तो बात हो ही जाती है। तो डिस्कशन हुई हो रिलीजन पे, तो कैसा प्रोस्पेक्ट रहा आगे से? कोई बैकलैश सुनने को मिला या आप हाइपर हो गए? जैसे कि नॉर्मली एक्सट्रीमिज़म हर मज़हब में पाया जाता है, तो ऐसा कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो? बिल्कुल। अच्छा, जब रिलीजन्स की बात आती है ना, तो मैं जितने भी नए लोग जाते हैं पाकिस्तान से यूरोपियन कंट्रीज़ में या किसी भी और कंट्री में जब जाते हैं, तो मैं उनको ये बात ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि जब रिलीजन की बात हो रही हो तो आपने एग्रेसिव होके उसको डील नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जब रिलीजन्स के बारे में ना, हमारे रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हम्म। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास उसका अगर जवाब है तो फिर आप एग्रेसिव नहीं होते मोस्ट। एग्जैक्टली। अगर आपके पास जवाब नहीं है ना, तो आप अपनी डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हो, और फिर उससे होता क्या है कि पूरी रिलीजियस कम्युनिटी ख़राब होती है। वो कहते हैं कि आपके रिलीजन में एग्रेशन है। राइट। ठीक है, ये बंदा इस वजह से एग्रेसिव हुआ है कि इसके पास जवाब नहीं है, इसका रिलीजन गलत है। फिर ये नहीं समझा जाता कि वो बंदा गलत है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है। अब आपको मल्टीपल टाइप के लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं, जिनके फॉर एग्जांपल कुछ क्यूरियोसिटीज़ हैं आपके रिलीजन को लेके, तो आपने उनको कैसे डील करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा होता है कि भाई वो फायर करेंगे। ठीक है, जैसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कोई 12-15 लोग हम बैठे हुए थे, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे, और एक बंदा उसने कहा, रिलीजन पे डिस्कशन शुरू की, और उसने कहा कि तुम लोग तो काफिरों को कत्ल कर देते हो ना। हम्म। तो मैंने उसको कहा कि तुम मुझे तीसरी दफ़ा मिल रहे हो ना। कहता हाँ। तो मैंने कहा तुम अभी जिंदा हो। ठीक है, तो सब लोग उस वहाँ पे हंसने लग गए। तो जो उसने एक एग्रेशन सोचा था कि मैं दूंगा, या उसने जो स्टोरी को फायर अप करने की कोशिश की, मैंने उसको वहाँ पे दबा दिया। राइट। ठीक है, इसी तरह एक और लड़की बट थी। दैट डजंट मीन कि वो जिस भी रिलीजन को फॉलो करता था तो हम उसके रिलीजन को बैकलैश कर सकते हैं। कभी भी नहीं करना। ये इंडिविजुअली उसकी एक थॉट थी, हाँ, वो और वो ही कर रहा था। देखिए, मेरा मानना ये है कि सारे रिलीजन्स का प्रिंसिपल तो सेम है ना। आगे जाके डिफरेंसेस क्रिएट हुए तो वो एक अलग डोमेन खुल जाएगी। ओके। ठीक है, अब इसी तरह एक और मेरा जो यहाँ पे बात करने का मकसद है वो ये है कि आपको किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक है, एक साउथ अमेरिकन लड़की थी, तो वो हमेशा ना सवाल सोच के आती थी कि मैंने कैसे इसको फंसाना है अपने सवालों में। तो एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे रिलीजन में 10 शादियां करने की इजाज़त होती है। तो मैंने कहा नहीं, 4। तो सब लोग पहले तो चौंक गए। तो फिर उसने कहा स्टिल 4 की तो इजाज़त होती है, तो तुम 4 करोगे। तो वहाँ पे लड़कियां बैठी हुई थी, तो मैंने काउंट करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4। तो अब कहानी कहीं और चल पड़ी। ठीक है, तो अब स्टोरी लाइटर नोट पे आ गई जब, तो फिर मैंने उनको कहा कि उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन सुनते ही अग्रेसिव हो जाओगे ना, तो अगले वाला आपका आंसर नहीं सुनेगा, चाहे आप सही आंसर दे रहे हो। पहले आपने उसको फायर को ठंडा करना होता है। सलमान साहब, इसमें एक इसको फॉलो तो हम मज़ीद नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, इसमें आपके एक्सपीरियंसेस में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें कि आज मर गए,
यहाँ से तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो आपका? अच्छा, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो हमने एक गैदरिंग पे गए थे, एक सोशल इवेंट था हमारा, तो वहाँ पे मैं एक दोस्त को मिला। तो उसने कहा कि यार ना, कल का मेरा प्लान है स्विमिंग करने जाने का, तो चलोगे? मैंने कहा यार मुझे तो स्विमिंग नहीं आती। तो उसने कहा कि आई विल टीच यू। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं भाई। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं एडवेंचर्स को ना नहीं करता, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। अब सुबह का टाइम सेट हो गया, मैं भी मतलब अपना कच्छा वच्छा लेके बैग में डाला है और चल पड़ा हूँ जनाब। उसको रास्ते में मैं मिला हूँ, हम बीच पे गए, और वो बेसिकली बीच नहीं था, हम्म। ठीक है, वो एक जगह बनी हुई थी, रोक्स थी, और वहाँ से रोक से लोग जंप करते थे और स्विम करते थे। तो मैं जब गया तो मैंने देखा वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो मज़े की बात है, मतलब यहाँ पे तो पानी गहरा ही नहीं है, अपने तो मतलब सेफ्टी हो गई। अब मेरा दोस्त चेंज कर रहा है और मैं पहले चेंज कर चुका हुआ था। तो अब मैंने कहा ये तो बच्चे हैं, पानी है ही हम्म। मतलब गहरा है ही नहीं, मैं तो स्विम करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे स्विमिंग पूल में स्विम करना आता है थोड़ा थोड़ा। हम्म। ठीक है, तो मैंने जंप कर दिया, ओके। पानी गहरा था, नीचे पाँव नहीं लगे? नीचे पाँव नहीं लगे। गए नीचे? गया नीचे, जितने अरबी के लफ्ज आते थे पढ़ लिए। ओके। ठीक है, और वो जो हम एक बचपन में सोचते थे ना कि मतलब जब बंदा मरता है तो पूरी लाइफ का वो एक वो फास्ट फॉरवर्ड में चलती है, वो भी चल गई। हम्म। और मुझे फिर याद है कि एक 13 साल के बच्चे ने मुझे वहाँ पे रेस्क्यू किया। और जैसे ही मैं बाहर निकला तो सब लोग वहाँ पे साइडों पे खड़े हो गए, पहले परेशान थे, तो जब उन्होंने देखा मैं ठीक हूँ सब लोग हंसने लग गए। सीपीआर सीपीआर नहीं नहीं, सीपीआर आई तक? वॉज फाइन, मतलब ओके। मैं मतलब डूबा नहीं हूँ, बस से वो एक आई मीन फ्यू सेकंड्स का एक इवेंट हुआ। तो उसके बाद मतलब छोटे छोटे बच्चे मुझे कहें कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ स्विमिंग, मैं तुम्हें सिखा। खैर वो मेरा जो एक फियर ऑफ वाटर फोबिया था ना, मेरा वाटर फोबिया ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि आप मरोगे तभी जब आपका टाइम आ गया। ओके ओके। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है अगर आपको टाइम पे समझ आ गई है तो। एनी आप सलमान साहब, हम थोड़े से लाइट मूड को थोड़ा सा सीरियस की तरफ लेके चलते हैं। मैं कुछ एजुकेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने इतने कंट्रीज फिरे हैं, तो एजुकेशन को ले इन सारी मसाइल को देखते हुए आपने फिर आखिरकार इनका कोई हल तो सोचा होगा। तो आपके नज़दीक आपने इसका हल किस तरह से बनाया? तो जब हम ये आइडिया ले गए ना, तो हमें लोगों ने कहा कि यार नहीं होगा, एक भी बच्चा नहीं आएगा। तो हमने जब इसको आइडिया को शेयर करना शुरू किया तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज आना शुरू हो गई। मुझे एक 12 साल का बच्चा कॉल करता है, अंकल मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा सॉरी, अभी क्रिकेट की ग्राउंड हम अरेंज कर रहे हैं, अभी तक नहीं हो पाया, बट इंडोर गेम्स अब हमारे पास सारी हैं, बच्चों का इंटरेस्ट है, बच्चे आना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला जो चैलेंज, मुझे चैलेंज नहीं कह सकता, एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई लड़के तो आ जाएंगे, लड़कियां नहीं आएंगी। हम्म। ठीक है, तो अब मुझे एक दफ़ा तो लगा कि यार शायद नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन मुझे ये फिर कुछ मैंने अपने घर की बच्चियों से बातें की, कुछ बाहर मेरे दोस्तों की भतीजियाँ भतीजे, उनसे बातें की, तो मुझे लगा कि यार बच्चियों में भी बड़ी ज़्यादा स्किल्स हैं। और जब आप बड़े ऊपर वाले लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट और लड़कों की इक्वल इन्वॉल्वमेंट होती है। मुझे लगता है कि अच्छी सोसाइटी अगर हम बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें अच्छी पढ़ी लिखी वुमेन्स को प्रमोट करना है। राइट। एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों को ब्राइट फ्यूचर ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसमें कोई रेसिज्म या क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मेरी मदर नहीं पढ़ी लिखी थी, ठीक है, बट मुझे लगता है कि मुझे अ, उसमें अगर हम पढ़ी लिखी फीमेल्स को आगे लेके आएंगे, अगर हमारी फीमेल्स पढ़ लिख जाएंगी तो वो अपने बच्चों की तरबियत और तरीके से करेंगी। वक्त बदल गया है, मैं 1990s में पैदा हुआ था, आज 2024 चल रहा है, तो तब की ग्रूमिंग और अब की ग्रूमिंग में फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि मैं बल्कि ये सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बच्चियों को भी साथ में भेजें और अपनी बच्चियों को इसमें पार्टिसिपेट करवाएं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं, पूरे सिस्टम को बदलना थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार इंडिविजुअली हमें कोशिश करनी चाहिए, वो लोग जिनको आता है वो उनको सिखाएं जिनको नहीं आता। ठीक है, अगर मुझे सीवी बनाना आता है, मुझे मोटिवेशन लेटर लिखना आता है,
तो मैं सिखाऊं, मुझे बोलना आता है तो मैं सिखाऊं, ठीक है। अब मैंने इस पे एक कोशिश की इंडिविजुअली, मैंने कुछ वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। तो मैं 1 महीना पहले वेबिनार फेसबुक पे पोस्ट करता था या किसी सोशल मीडिया पे, तो मैक्सिमम 3 या 4 लोग ज्वाइन करते थे उसको, क्योंकि लोग सीखना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार अब कैसे सिखाया जाए, मैं भी सिखा के छड़ना है, ठीक है। तो अब तो ये जिद बन गई ना कि मतलब सिखा के छोड़ेंगे हम भी। तो फिर मैंने ना कुछ दोस्तों के साथ मशवरा किया, हम लोगों ने एक प्लान किया कि हम क्यों ना रूट लेवल से स्टार्ट करें, हम 9th 10th क्लास से ही शुरू कर दें बच्चों की ट्रेनिंग। तो हमने एक इवेंट डिज़ाइन किया है जिसमें हम कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, बहुत अच्छी अच्छी उसमें एक्टिविटीज़ कराएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरा मानना ये है कि नंबर्स काफ़ी नहीं है, मार्क्स काफ़ी नहीं है। अगर आप, मैं और मेरी एक फेलो जिसका CGPA 3.9 था और मेरा CGPA बैचलर्स में 3.2 था, हम दोनों एक ही पोस्ट के लिए compete कर रहे थे, इंटरव्यू में गए, आई गॉट द जॉब, राइट। क्योंकि मुझे बोलना आता था, ठीक है, मुझे निगोशिएट करना आता था, ठीक है। जॉब में किसी ने भी आपको ये नहीं कहना कि मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ के सुनाओ, वहाँ पे आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भाई फोटोसिंथेसिस की पूरी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड सुनाओ। वहाँ पे वो कहेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, ठीक है। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम उनके करिकुलर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी फोकस करें। हम बच्चों को ये सिखाएं कि बोलना कैसे है, लिखना कैसे है। व्हेन आई से लिखना, तो उसमें टेक्निकल राइटिंग आती है, CV लिखना, राइट। मोटिवेशन लेटर लिखना, कंटेंट राइटिंग उसमें आती है। हम बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, तो तो उसके आप लिए इसके लिए कुछ कर रहे हैं फिजिकली, आपने कोई इनिशिएटिव लिया इसके बारे में? क्योंकि हमारी भी कुछ टाइम पहले बात हो रही थी तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें बता रहे थे। जी बिल्कुल, उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है एडबर्ड्स। और एडबर्ड्स के नीचे, एडबर्ड्स के अंडर हमने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी डिज़ाइन की है जिसका नाम हमने रखा है द बैटल ऑफ टैलेंट, राइट। ठीक है। ये एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, बट इसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि टीचर्स इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इस एक्टिविटी में होगा क्या, एक बच्चा है वो कहता है कि जी मैं नात पढ़ने में अच्छा हूँ, ठीक है। अब बैक एंड पे कोई बंदा ये सोच रहा है कि यार नात पढ़ने से इसका फ्यूचर में कैसे फायदा होगा, भाई उसका कॉन्फिडेंस बन रहा है, ठीक राइट। है। अब वो आपके घर में बैठ के 4 बंदों के सामने नात पढ़ रहा है, ठीक है। जब वो 500 लोगों के सामने नात पढ़ेगा तो एक दफा उसकी टांगें तो कांपेंगी, डेफिनेट ठीक है। तो डेफिनेट जब वो नात 400 बंदों के सामने बैठ के 5-10 दफा पढ़ लेगा तो उसकी टांगें नहीं कांपेंगी ना, ठीक है। फिर चाहे आप उससे नात पढ़वाओ, स्पीच दिलवा लो, गाना गवाओ, या फिर आप उससे एप्पल के इवेंट के ओपनिंग इवेंट पे आप स्पीच करा लो उससे, ठीक है, क्योंकि उसने स्टेज पे वेरी कॉन्फिडेंस, वेरी थॉटफुल, वेरी थॉटफुल। ठीक है। तो मेरा, जब मैं पहली दफा 2012 में स्टेज के ऊपर चढ़ा था तो मेरी भी टांगें कांपी थी, ठीक है, मेरी टांगें कांपी थी। मैं स्टेज से नीचे उतर गया, मेरी टीचर ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है। उस दिन के बाद आज तक मैं, मेरा ख्याल है कम से कम कोई 100 से ज़्यादा इवेंट्स को होस्ट कर चुका हूँ, मैंने कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया, ठीक है। तो हम इस कंपटीशन में, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो कहता है मैं नात पढ़ना चाहता हूँ, एक कहता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे पास कंटेंट क्रिएट करने के आइडियाज़ हैं, आओ हमें करके दिखाओ, हम कॉम्पिटिशन्स कराएंगे और आपको स्कॉलरशिप्स देंगे। हम राइट। 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप्स इस इवेंट में ओह देंगे, वाह। जो विनर्स होंगे उनको अप्रिशिएट करने के लिए। अब एक बच्चा आ रहा है, जो सबसे इंटरेस्टिंग इस प्रोजेक्ट का एस्पेक्ट है ना, वो ये है कि एक बच्चा आ तो सिर्फ नात पढ़ने के लिए रहा है, नात के कंपटीशन के लिए रहा है। हम उसको और स्किल्स भी में भी इंगेज करेंगे, हम उनको किचन गार्डनिंग सिखाएंगे कि घर में सब्जियां कैसे लगा सकते हो, हम उनको टीम प्लेयर बनाएंगे, हम उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देंगे, 4-4 5-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाएंगे, उनको कहेंगे कि आप सोचो कि हम माहौलियाती आलूदगी, स्मोक के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। अभी हमने कल एक एक्टिविटी की है स्मोक के ऊपर, तो ये एक्टिविटी कैसे जनरेट हुई, मुझे हमसे ज़रूर उसकी फ़ोटो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम ज़रूर उस पर लगाएं। मैं बिल्कुल आपसे इस एक्टिविटी की सारी वीडियोस शेयर करूंगा। और ये एक्टिविटी हमारे पास, ये आइडिया कैसे आया, हमारी टीम का एक लड़का अनस, ठीक है, वो हमारे साथ एज अ वॉलंटियर काम करते हैं,
ठीक है। तो बैठे बैठे मैंने कहा कि यार मतलब कुछ आइडिया सोचो, तो उन्होंने कहा कि सलमान भाई अभी तो स्मोक चल रहा है, तो मैं एग्रीकल्चर का बंदा हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो हम स्मोक के अगेंस्ट एक नई मुहिम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो एयर प्योरीफायर है। राइट। ठीक है, तो जब लोग अपने घरों में अपने एनवायरनमेंट में प्लांट लगाएंगे तो हमारा फ्यूचर हेल्दी होगा। तो मैंने कहा यार अच्छा आइडिया है, इसको करो। ठीक है, हम गए, वेरी नेक्स्ट डे हमने पौधे खरीदे, हमने फिर एक टीम बनाई और उस टीम में सारे वॉलंटियर्स थे, कोई भी पेड पर्सन नहीं था, स्टूडेंट्स थे। तो क्या बात। हम गए, हमने पूरे शहर में जाके अलग अलग जगहों पे पौधे बांटे और पैम्पलेट्स बनवाए, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो अब हुआ उसका क्या फ़ायदा, क्या हुआ, शाम को लोगों ने वीडियोस बना के हमें भेजनी शुरू कर दी कि आपने हमें एक पौधा दिया था, अब हमने 10-10 20-20 पौधे अपने घरों में लगा लिए। क्या बात है, क्या छोटी सी एफर्ट से फर्क पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, जो वॉलंटियर्स आए थे, ठीक है, वो एक बच्चा हमारे पास नात के कंपटीशन के लिए आया हुआ है, लेकिन उसने क्या सीखा, उसने सीखा कि इवेंट्स को प्लान कैसे किया जाता है, टीम में कैसे काम किया जाता है, कि भाई सलमान भाई ने ऐसे ऐसे लोगों में टास्क डिवाइड किए थे, तो जब मैं बड़ा बन के बॉस बनूंगा या मैं जब बड़ा बन के टीम लीड बनूंगा तो मैंने ऐसे ऐसे टास्क डिज़ाइन करने हैं। फिर वो हमारे साथ गए, हमने उनको बोलने का मौका दिया कि आप आगे प्रेजेंटेशन दो, ठीक है, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हुई। तो ये बड़ा मज़े का एक हम जो इवेंट करवा रहे हैं, तो मैं बल्कि सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को भेजें इस इवेंट में, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। हम इसमें अच्छा, आप चार्ज नहीं कर रहे कुछ भी? वी आर चार्जिंग नथिंग, बल्कि हम दे रहे हैं, हम 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। वाह। हमने जिद पकड़ी है कि हमने बच्चों को सिखाना है। आ जाओ, आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो आप लोग आएँ, हम आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाने वाले हैं। आपको बोलना सिखाएंगे, आपको लिखना सिखाएंगे, आपको किचन गार्डनिंग सिखाएंगे, आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको टिकटॉकर बनने का शौक है तो हम आपको ये बताएंगे कि आप पॉजिटिव कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। वाहियाती और बेवकूफ़ियाना ये चीज़ें नहीं मारे। हम इनको ख़त्म करेंगे। अभी बैठे बैठे, अभी हमारे कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं नबील साहब, बैठे हुए हैं, वो भी हमारे वॉलंटियर हैं। तो अभी बैठे बैठे उन्होंने क्या आपके सामने एक नया आइडिया दिया है रेसिज्म के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम एक्टिविटी कराएंगे और कल हम इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। कोई भी बच्चा मेरे पास जब आएगा, हमारे पास आएगा, उसको दिमाग, हम उनको देखें, आइडिया सबके माइंड में होते हैं, ठीक है। ये भी एक नया टॉपिक है कि हम अपने बच्चों को आइडियाज एक्सप्रेस नहीं करने देते, ठीक है। हमें लगता है कि बच्चे का आइडिया फजूल आइडिया है, ठीक है। तो हम बच्चों के जो एक आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की एक एबिलिटी होती है ना, उस पर भी काम करना चाहते हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे इन्फॉर्मेशन लेके, और बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे बच्चों को बहुत काम आएगी, उनको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। एक छोटा सा काम आपने एंड पे करना है, सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ये लाजमी करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगली वीडियो मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया। I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go